एक बार थोड़ा सा बता दो क्या स्कोर आया। मेरा हाईएस्ट स्कोर वाज इन कॉस्टिंग 99 आउट ऑफ 100। एक नंबर रह गया बस। What was your strategy in the final week of the examination? क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। जो एक साल में मेहनत करी सर वही फाइनल जितना रिपीट करेंगे वही आने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पढ़ लिया तो एग्जाम डे पे याद नहीं आएगा, तो खुद को ऐसा ना करो कि कुछ नहीं पढ़ लो। सेकेंड स्ट्रेटेजी थी लॉ एंड ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करते कैसे? मैंने पूरा ही रट लिया था। बाकी जो कीवर्ड्स थे उन पे मेरा मेन फोकस है। कीवर्ड्स जितना हो सके बार बार पढ़ते जाओ, क्योंकि बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप कीवर्ड सीख दोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने कीवर्ड्स के साथ साथ Give me 3 good tips for a student to secure an all India rank in CA Intermediate. तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है टू वन मोर पॉडकास्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और ये पॉडकास्ट काफ़ी अवेटेड था क्योंकि इस बार जनवरी 2025 अटेम्प्ट में 3 रैंक्स आई फ्रॉम विद्योदय। ऑल इंडिया रैंक 49, ऑल इंडिया रैंक 28 एंड ऑल इंडिया रैंक 10। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इन सारे स्टूडेंट से बात करें और समझे कि रेसिपी क्या होती है सीए इंटरमीडिएट के अंदर रैंक लाने की, किस तरीके से हम लोग सीए इंटरमीडिएट ज़्यादा इफिशिएंटली पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चेक बॉक्सेस हैं जो हमें टिक करना ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अक्षित, ऑल इंडिया रैंक 49, और साथ में है समर्थ भावसार, ऑल इंडिया रैंक 28। तो बहुत बहुत स्वागत है यार दोनों का टू आवर पॉडकास्ट। एक बार सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो यार अपने आप को। समर्थ, एक बार थोड़ा सा बता दो क्या स्कोर आया। Hi everyone, I am Samad Bhavsar. I secured All India rank 28 in CA Inter January 25 attempt. So मेरा स्कोर था 469 मार्क्स और मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे कॉस्ट में 93। क्या बात है यार, 469 मार्क्स और कॉस्ट में हाईएस्ट थे 93। मतलब पासिंग के लिए चाहिए होते 300 और अपने आए हैं 469। मतलब अगर मार्क्स जो एक्स्ट्रा देखे 300 के जो ऊपर है उसमें पूरा एक ग्रुप निकल सकता था, तो 1.5 गुना मार्क्स आ गए। तो क्या बात है। अक्षत, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षित मुंडा एंड आई सिक्योर्ड AIR 49 इन CA इंटरमीडिएट जनवरी 25। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर वाज इन कॉस्टिंग 99 आउट ऑफ 100। और एक क्या बात, एक नंबर रह गया बस। क्या गलती की, कॉपी वॉपी मंगाने वाले हो क्या? पर आरटीआई के थ्रू कॉपी तो फाइल कर दी है, बट एक थ्योरी क्वेश्चन था, आई गेस उसमें ही गलती हुई होगी। उसमें उन्होंने मार्क्स कम दिए होंगे बिकॉज थियरी में यूजुअली पूरे मार्क्स नहीं देते, बट दैट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड स्कोर यार, 99। मतलब मैं अगर मेरी कॉस्टिंग की कॉपी खुद भी चेक करूँ तो शायद मैं खुद को 99 नहीं दे पाऊंगा, बट दैट्स रियली ग्रेट। तो बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं शुरुआत करता हूँ। समर्थ, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड डूइंग सीए? क्यों डिसाइड किया कि मुझे सीए ही करना है? आफ्टर 11th-12th कब डिसाइड किया था? हाँ, 12th के बाद ही मैंने डिसाइड किया था। 12th के एग्जाम में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था। सो करियर ऑप्शन में सीए एक सोसाइटी में एक टफ कोर्स माना जाता है और मेरे 12th में भी स्टैंड मतलब अच्छे थे मेरे मार्क्स। तो ऐसा हो गया था कि थोड़ी गाइडेंस ली थी मैंने, सीए से बात करी थी, कोचिंग पे बात करी थी कि क्या करना चाहिए, सर लोगों से बहुत सारी बात करी थी। और फिर एक डिसीजन लिया था कि सीए में आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में जा सकता हूँ, सीएफए कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप खुल जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने सीए ऑप्ट किया था। और मेरा मोटिवेशन तो यही है कि मतलब बस पढ़ते जाओ जितना हो सके। यार पर ऐसा होता है ना कि जैसे अभी तुम्हारी रैंक आई है तो 11th-12th में भी तुम अच्छा स्कोर करते होंगे। बिफोर दैट 10th तक भी आई बिलीव कि स्कोर अच्छा ही होगा। अच्छा स्कोर करते थे 10th हाँ, में? अच्छा था। व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10th? 90। तो अब जो कॉमर्स होता है वो होता है सी सेक्शन। मतलब जो दुनिया भर के लोग होते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, उनको स्कूल वाले कहते हैं कि आप सी सेक्शन में चले जाओ, कॉमर्स में चले जाओ। तो तुम कैसे कॉमर्स में आ गए? क्यों आए कॉमर्स में? सर मेरा जब मैं 7th-8th में था तब मेरा इंटरेस्ट जो था वो मैथ्स में था ज़्यादा। मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता था। बाकी फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इंजीनियर्स की हालत क्या हो रही है और थोड़ा मेरा उधर से इंटरेस्ट कम होता गया। और फिर बीच में मुझे डॉक्टर का भी शौक पड़ा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बाकी फिर इवेंचुअली वो भी नहीं, मेरे से नहीं हो पाया, पीसीबी भी। तो फिर कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ से मैं एक नए सिरे से शुरू कर सकता था। 11th-12th से एक नया वो मिल सकता था मुझे, गाइड तरीके से बोल सकते हैं। और इसलिए कॉमर्स लेने का यही। हाँ, मतलब वो तार जुड़े हुए थे साइंस के भी और पीसीबी के भी विद 9th-10th।
तो तुमने सोचा क्यों ना फ्रेश स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 11th एंड यू डायरेक्टली टू कॉमर्स। ताकि जो मेरा घर है उसका फैमिली बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का, तो मैं उस टाइम चाहता था, अभी भी चाहता हूँ कि मैं उसको और नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊँ, तो उसके लिए मेरे को लगा था कि कॉमर्स लेके मैं बिजनेस को अच्छे से समझ पाऊंगा, तो एक ये भी रीज़न था। तो सही लगा था वो कि हाँ सर, गलत लगा? सही था सर। सही, मतलब अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। अक्षत, मैं स्ट्रेट, क्योंकि तुम मुझसे पढ़े हुए हो एंड आई नो बोथ ऑफ यू गाइस इनसाइड आउट, तो रिजल्ट के पहले और इनफैक्ट रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम के दौरान यू फेस्ड सम डिफिकल्टी, Yes, मतलब sir. कुछ हेल्थ इश्यूज थे, Yes, sir. कुछ समस्याएं थी, Yes, थोड़ा वो बताओ। बिकॉज मैं एक जेन्युइन बात बताऊं तो जब एक स्टूडेंट फाउंडेशन क्लियर करता है तो वो इंटरमीडिएट में आकर के थोड़ा सा लिबरल हो जाता है और थोड़ा सा अपना ना एटीट्यूड की कर लेंगे हो जाएगा, थोड़ा सा वो गिव अप करना शुरू कर देता है और थोड़ा सा टालम टोली और कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुनता हूँ, इनफैक्ट अगर वो नहीं भी कहते तो उनके एक्शन से ये दिखाई देता है कि दे आर नॉट विलिंग टू गिव देयर 100%। वो जज्बा और वो जुनून उनके अंदर थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है Yes. कि हम 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे और ये शेड्यूल तो इतना टिपिकल है, क्या इस शेड्यूल में हम चेंज कर सकते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो अनरियलिस्टिक शेड्यूल है। तो कैसे यू फॉट विथ दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है या वी आर नॉट फिजिकली वेल तो हम लोग कॉम्पीट कर नहीं पाते हैं, स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स लाइक सीए। तो कैसे कोप अप किया? सर कोपिंग मैकेनिज्म तो सबसे पहले सर मेरा फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा। हुआ क्या था? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? सर एक्चुअली सर ये हुआ कि सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि सर मैं शुरुआत से ही काफ़ी सीरियस था, जब फाउंडेशन से इतने अच्छे नंबर आए थे तो सर वो इंटर के लिए एडिशनल फ्यूल ऐड हो गया था मेरे में अंदर कि अब तो सिंगल डिजिट ही ER लानी है। उस समय जो फ्यूल था सर, इसलिए उसी समय से मार्च अप्रैल से ही सर मैं काफ़ी उसी सर जो क्लास में टेस्ट भी होते थे उसमें भी अच्छे स्कोर्स आ रहे थे, सब अच्छा चला था। बस सर जब सेल्फ स्टडी वाला पीरियड आया थोड़ा सा, तो सर वो शेड्यूल को अकोमोडेट होने में टाइम लगा। बट सर सितंबर अक्टूबर वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर मी, क्योंकि सर जब अगस्त एंड में शेड्यूल में अकोमोडेट हो गया मैं, तो सितंबर अक्टूबर मैं घूमा भी उस समय। बट उस समय जब मैं खुद को और एक्सप्लोर किया कि मैं कैसे पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि सर फाउंडेशन में इतना सेल्फ स्टडी टाइम नहीं मिलता था उस समय। जो कोचिंग में पढ़ा ठीक है, एक दो बार रिवाइज कर लिया, बट इंटर में खुद के साथ इतना समय था कि सर खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था उस समय कि सर फोन डिस्ट्रैक्शन, लैपटॉप, कुछ भी सीरीज, मूवीज, स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन थे। बट जब वो एक अच्छे प्लेस में आ गया मैं सितंबर अक्टूबर, तो काफ़ी सब चीज़ें स्मूथ चलने लग गई। बट जब नवंबर में दिवाली वगैरह आई तो मैं हल्का सा, मैं खुद मानता हूँ नवंबर मेरे लिए वर्स्ट पीरियड था उस समय, क्योंकि सर जो फर्स्ट डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो मैं काफ़ी हाई पे था, क्योंकि सब मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे, 85% प्लस बन रखा है मेरा मॉक में, तो काफी मैं हो सकता हूँ शायद उसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था। बट जब नवंबर वाला फेज आया, जब दिवाली आई, घर में एक दो वेडिंग्स भी आ गई, तो उस समय थोड़ा सा मैं खुद की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं था, मैं हल्का सा और चीजें ग्रांटेड लेने लग गया। तो जब दिसंबर आ गया तो उस समय फिर मेरे को खुद फियर आने लग गया कि जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैंने फाउंडेशन के बाद देखे थे कि सिंगल डिजिट AR चाहिए, तो फिर उस समय स्ट्रेस काफी होने लग गया मुझे। तो जो उससे फिर मैंने सीखा कि सर स्ट्रेस उस समय इतना एक लेवल तक पहुंच चुका था कि फिर मुझसे चीजें होती है ना कि सर हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो फिर उस समय सर फिर घर वालों ने मेरे को काफी शांत किया, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली का कांस्टेंट सपोर्ट मेरा बना रहा। जो दिसंबर एंड वाला पीरियड था सर, मैं उस समय की सर ऐसा लगता है कि सैचुरेशन पहुंच चुका था मेरा उस समय, क्योंकि सर दिसंबर में, क्योंकि नवंबर उस समय खुद से खुश नहीं था कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तो दिसंबर फिर मैंने खुद को एक्स्ट्रा पुश कर दिया था उस समय। तो फिर स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा होने लग गई थी मुझे काफी, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे मेरे को। बट फिर थोड़ा मेरे को घर वालों ने संभाला कि तू टेंशन मत ले, कि जरूरी नहीं तेरी रैंक का, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो you suffered through stress and anxiety Yes, sir. at the time of your examination. सर स्ट्रेस एंजाइटी तो सर ये थी, बट सर उसको भी मैं एग्जाम तक ओवरकम कर लिया था। बट सर मेरे को थोड़ा सा बचपन से हल्का सा माइनर साइनस इन्फेक्शन रहता है मुझे सर। तो मेरे को, क्योंकि सर वही था कि एग्जाम के समय बॉडी एग्जॉस्शन ज्यादा हो रहा था, स्लीप कम हो रही थी, तो थर्ड फोर्थ एग्जाम आते आते मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी कि मेरे को नींद चाहिए ज्यादा, तो इसकी वजह से मेरे को फीवर हाई जा रहा था, हाई हेडेक्स चल रहे थे। तो टैक्सेशन का पेपर में भी काफी मैं मेडिकेशन के थ्रू ही गया था। फिर कॉस्टिंग, फिर मेरा जो सबसे अच्छा स्कोर रहा उसमें, वो फिर मैं काफी स्टेबल हो गया था उसमें, क्योंकि मेरे को कॉस्टिंग में खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि अब मैं एक बार एक रिवीजन कम भी कर लिया तो भी मैं 90+ तो स्कोर कर लूंगा। तो कॉस्टिंग में मैं चिल हो गया था। बट फिर जब ऑडिट का आया
तो उस समय स्ट्रेस थोड़ा, क्योंकि सर ऑडिट में हमेशा मानता हूँ कि हमेशा थोड़ा सा वीक रहा है मेरा, तो स्ट्रेस काफी था, हेडेक काफी, मतलब मैं मेडिकेशन डॉक्टर सब उसके थ्रू पढ़ा, तो काफी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा था सर। फिर जो ऑडिट, क्योंकि वो काफी सीखने को मिला सर मेरे को, कि मतलब ओवरकम कर लिया, क्योंकि सर मैं जब पहली बार मैंने ऑडिट का पेपर देखा, मैं ब्लैंक हो गया था, कि मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं पेपर देख के ब्लैंक हूँ, बट उसको फिर मैंने ओवरकम किया, थोड़ा कम स्कोर रहा, बट मैं हैप्पी उसके साथ। What was your score in audit? 58। 58. Samarth? 79। 79. Oh my god. So my next question should be to you. Law का क्या score था समर्थ? 66। और आपका? 61। 61. तो समर्थ, लॉ एंड ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करते कैसे? सर लॉ का तो मैं बिल्कुल, देखो सिनारियो देता हूँ तुमको। मैं अभी अभी इंटरमीडिएट के अंदर आया हूँ, मेरे को सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम पता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आई हैव क्लियर्ड माई फाउंडेशन। अब हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑडिट, और तुमने कैसे पढ़ा था? व्हाट सजेशंस वुड यू गिव मी? सबसे पहले तो मैं सबको यही कहूंगा कि ऑडिट अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर आप रोज रोज पढ़ते हो ना, किसी एक हफ्ते पढ़ के फिर एक हफ्ता नहीं पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ रोज कर रहे हो, जैसे ऑडिट मेनली, क्योंकि इसमें रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअल बेसिस पे रोज पढ़ रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। मतलब आपको मेन एग्जाम में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे उस 1.5 दिन में, नहीं तो उस 1.5 दिन में आप सच्ची में ब्लैंक होने वाले हो, क्योंकि इसका कोर्स इतना सारा है कि आप 1.5 दिन में नहीं संभाल पाओगे अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो। मतलब अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप जैसे आपके फर्स्ट रिवीजन या फिर सेकंड रिवीजन के टाइम पे, अगर जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे हो तब भी आप ऑडिट को थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना रोज साथ में, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के 5 सब्जेक्ट में एग्जामिशन है और ऑडिट में वो फेल हो जाते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम तो होती है। तो इसका यही, अगर आप रोज पढ़ते हो, रोज पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, मतलब इट हैज टू बी रेगुलर, तब जाके वो दिमाग में रिटेन हो पाएगा। अधिकतर बच्चों का वीक सब्जेक्ट तो मैं लिख लिख के पढूं या रीड करके याद करूं? हाउ शुड आई स्टडी? कीवर्ड्स थे वो याद कर लिए थे पूरी तरीके से, मैंने पूरा ही रट लिया था। बाकी जो कीवर्ड्स थे उन पे मेरा मेन फोकस था, क्योंकि जो 3 घंटे में कीवर्ड्स ही आ जाते हैं, आपको लैंग्वेज तो खुद से लिखनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि कीवर्ड्स जितना हो सके बार बार पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में आप जब क्वेश्चन देखोगे तो जो केस स्टडी आती है वो तो ठीक है, बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप कीवर्ड्स लिख दोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैंने कीवर्ड्स के साथ साथ उनके वो बॉक्सेस भी बना दिए थे, तो वो अलग से हाईलाइट हो रहे होंगे एग्जामिनर को, तो उसने वो देख के मार्क्स दिए होंगे। और बाकी मैंने कीवर्ड सारे लिखे थे अच्छे से। और लॉ के लिए कैसे प्रिपेयर? लॉ में तो यही कि जैसे आप सेक्शंस याद करने के पीछे मत भागो सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन नंबर आखिरी तक का लंबा ड्यूरेशन है, तो वो अपने आप दिमाग में रिटेन होता है, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स उसके ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। और लॉ में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप वो लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब मेरे को भी 80+ की उम्मीद थी, बाकी इस बार शायद क्या पता लॉ में चेकिंग ऐसी हुई है, मेरा पेपर अच्छा गया था लॉ का। बाकी यही कि लॉ भी और ऑडिट रोज पढ़ते जाओ, इसको छोड़ो मत। और मेनली ऑडिट और लॉ में सेक्शंस याद करने की कोशिश मत करो, जो सेक्शंस के अंदर का कंटेंट है और उसके अंदर क्या प्रोविजन यूज हुआ है वो याद करने की कोशिश करो। जितनी हो सके उतनी केस स्टडीज सॉल्व करो, क्योंकि केस स्टडीज सॉल्व करके अगर तुम प्रोविजन पे ध्यान दोगे कि इस पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। समझ बोल रहा है लॉ में 80 नहीं आए, तो एक इंसिडेंट है। सो देयर वाज दिस रिजल्ट ऑफ क्लास 12th जो आया था, और एक CS की बच्ची थी, शी वाज क्राइंग लुकिंग डाउन साइड द विंडो। तो मैंने ऐसे ही जाते हुए पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो बोले सर वो रिजल्ट आया है 12th का इसलिए। तो मैंने कहा क्यों, कम परसेंटेज बनी क्या, कितने परसेंट बनी, कुछ फेल हो गई, क्या होगा? तो बोली नहीं सर 91% बने। तो मैंने तुम रो क्यों रही हो 91% पे? तो वो बोलती है कि सर आई एक्सपेक्टेड 95, बहुत मेहनत की थी इसलिए रोना आ गया। और उसके पीछे से एक बच्चा जा रहा था जो CA फाउंडेशन में था उस समय, एंड ही वाज ऑल येलिंग कि सर मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। मतलब कितने बने? बोले सर 67% आए मेरे। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट स्टेट ऑफ माइंड कि हमारी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि देख करके बोल रहे होंगे कि अरे यार 66 आ गए भाई, फिर भी रो रहा है। नहीं सर मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बाकी मतलब मैंने जब पेपर लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि 80+ आ सकता है, बाकी वो नहीं आया। सर मतलब ऐसा है कि सर इस बार का लॉ का पेपर कंपेरेटिवली काफी इजी था, जैसे ऑडिट का पेपर टफ आया था, Audit का लॉ पेपर का tough था। पेपर इजी आया था। तो ये हो सकता है कि वैसा होगा कि Checking डिफिकल्ट इधर पेपर से में हुई है इजी, result। क्योंकि सर AIR 1 के भी 68 नंबर ही आए लॉ में। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ICAI का पेपर इजी होता है तो चेकिंग डिफिकल्ट हो सकती है, सो बेटर यू गाइस बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट।
So what was your strategy in the final week of the examination? क्योंकि वो बहुत stressful होता है. So how did you prepare in the final week of the exams? सर सबसे पहले सर तो प्रिपरेशन तो सर बहुत फाइनल टच देना पड़ता है सिर्फ, क्योंकि सर जो एक साल में मेहनत करी सर वही फाइनल जितना रिपीट करेंगे वही आने वाला है सर. एग्जाम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पढ़ लिया तो एग्जाम डे पे याद नहीं आएगा. जो फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन में बार बार पढ़ा है वही याद आता है. तो खुद को ऐसा ना करो कि कुछ नहीं पढ़ लो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो. सेकेंड स्ट्रेटेजी थी कि सर जितना हो सके सर फैमिली के साथ जितना टाइम मिल रहा है स्पेंड करो, क्योंकि सर वो एक स्ट्रेस रिलीवर रहता है. तो फैमिली का 1 घंटा 2 घंटा, कभी हो सके तो फ्रेंड्स के साथ कहीं थोड़ा चाय वाय पीने चले गए हल्का सा, कि सर क्योंकि क्योंकि सर ऐसा तो नहीं कि हम 24 आवर्स पढ़ रहे हैं. अगर 8 आवर्स स्लीप भी ले रहे हैं तो 12 आवर्स से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो 12-13 आवर्स. तो बचा हुआ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो. यूट्यूब या कुछ इतना रखो कि मैनेज हो पाए और स्टडीज इफेक्ट ना करे. जैसे मैंने इंस्टाग्राम तो मैंने भी बंद कर दिया था, बट यूट्यूब के थ्रू थोड़ा सा कि 15 मिनट्स डिनर करते वक्त लंच करते वक्त कि थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि सर जितना माइंड उस समय क्लियर रहेगा उतना एग्जाम में बेनिफिट रहेगा. नहीं तो एग्जाम में वही स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है. तो अक्षर ने बोला है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो इन द Family, फाइनल वीक friends. ऑफ द एग्जामिनेशन इफ यू डू नॉट हैव योर गर्लफ्रेंड इन दैट केस, क्योंकि वो ये कह रहा था कि स्ट्रेस रिलीव्ड रहता है अपनों के बीच में. समर्स, what role did physical activity or hobbies play in your preparation strategy? सर फिजिकल एक्टिविटी मैंने जब मैं CNT की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने बहुत बार एक्सरसाइज करी थी, मतलब सुबह उठ के. और उससे अच्छा होता है, मतलब अगर आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो उससे आपका माइंड में भी पीस रहता है, जिसके कारण आप अच्छे से पढ़ सकते हो. बाकी जब वो एग्जाम पास आ रही थी, जब 2 महीने 1 महीने थे, तब तो मेरे से भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी छूट गई थी, क्योंकि पढ़ाई को इतना टाइम ऐसा लग रहा था कि नहीं दे रहा हूँ मैं, तो फिर उस टाइम फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी. बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आधा घंटा एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो माइंड रहेगा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा उस टाइम. तो करनी चाहिए वैसे मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज. कोई हॉबी? हॉबी सर ऐसा सच हॉबी नहीं है, बाकी मुझे पढ़ना पसंद है ऐसे, और गाना सुनना पसंद है बहुत. मैं पढ़ते पढ़ते भी बहुत गाना सुनता था, जैसे कॉस के क्वेश्चंस करते हुए या फिर डीटी करते हुए. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं भी गाने सुनता था ताकि सर एक कंसंट्रेशन उल्टा मेरा तो बंद आया था उससे. और सेकेंडली सर ऐसा था कि सर एंड तक आके ऐसा कहता कि सर सो जाओ, तो जहां मिल रहा सर नींद निकाल लो, कि सर वो जो जितनी तुम सर शॉर्ट नैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सर रात की एक स्ट्रेंथ की नहीं सर उतना आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, इतना रिलैक्स नहीं करेगी जितनी 15-20 मिनट्स सर, बट वो होनी उतनी ही चाहिए. ज्यादा एक्सटेंड हो जाती सर फिर वो और फिर स्टडीज खराब हो मतलब जाती. मैं तो लास्ट में जब पॉडकास्ट सुनता था, मैं तो ये भी ट्राई करने लग गया था कि सोते सोते पॉडकास्ट सुनता था. तो मैंने एक दिन रियलाइज किया कि मैं जब जैसे ही पॉडकास्ट ऑन करता हूँ तो मैं 5 मिनट के अंदर सो जाता था. तो फिर मैंने ये पॉडकास्ट को एज अ स्लीपिंग टेक्निक यूज करने लग गया था मैं. तुम भी ट्राई कर सकते हो. नहीं यार, मतलब वो जो एकदम बफर टाइम होता है जब अपन अपने लोएस्ट प्रोडक्टिविटी पे होते हैं, तब यू यूज टू लिसन टू द पॉडकास्ट. करेक्ट. चलो एक बहुत डायरेक्ट और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ. एग्जाम के 3 घंटे टाइम अलोकेट कैसे किया? कोई स्ट्रैटेजी थी उसके लिए? सर मेरा सबसे पहले ऐसा था कि मैं सबसे पहले जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम था उसमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लूँ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी है जिसको मैं सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट करूँगा. मतलब इजी इन द वे कि मेरे को सबसे पहले सबसे अच्छे से आता है. तो मैं सबसे पहले ऐसा था मेरा कि 45 मिनट्स में कर लूँगा, 30 मिनट्स में कर लूँगा, 30 से 45 मिनट्स में क्वेश्चन कर लूँगा. उसके बाद सर मैं दूसरे क्वेश्चन पे जंप नहीं करता था. उसके बाद मैं सारे MCQs एक ही फ्लो में आधे घंटे से 45 मिनट्स में वो भी खत्म कर देता था. तो मेरा 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का पेपर हो जाता था. तो मेरा ऐसा था कि टाइम मैनेज हो रहा था. बस अकाउंट्स के पेपर में मेरे को ऐसा लगा था कि मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया, उसके कारण मेरा थोड़ा सा पेपर छूट गया था अकाउंट्स का. बाकी उसके बाद मैंने यही टेक्निक फॉलो करी जो मैंने आपको बताई, और फिर उसके बाद जो 1.5 घंटे थे उसमें रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस कर लेता था. तो ऐसे मेरा टाइम मैनेज हो जाता था. ठीक है. आपने कैसे 3 घंटे एलोकेट किए एग्जाम के? सर जो 15 मिनट्स से सर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सर. इसे इसने बोला सर वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है सर. कभी कभार ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि छोड़ना क्या है, तो कम से कम ये आइडेंटिफाई कर लो कि सबसे पहले क्या करना है. सर इसमें भी सोचा कि सर ज्यादा लेंदी भी नहीं उठाना है, क्योंकि सर अगर अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं सर उतनी स्पीड नहीं बनती है. तो जितना क्रिस्प लिख सकते हैं उस चीज को सबसे पहले वो उठाता था, जो फिर पेस बन जाती थी
मैं एमसीक्यू पर डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करता था, मैं मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन करता था, फिर एमसीक्यू। फॉर एग्जांपल 2 आवर मार्क क्रॉस हो गया, फिर मैं एमसीक्यूज पे शिफ्ट करता था, क्योंकि सर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि रिटर्न क्वेश्चंस भी 3-4 हो गए मेरे, एक क्वेश्चन करना बचा है, हाफ एन आवर में एमसीक्यूज हो जाएंगे, तो लास्ट हाफ एन आवर में मैं उसको करके चेक कर लूंगा। हालांकि वो एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं कई बार, तो लास्ट में टाइम में कम होता है, टाइम की लिमिटेशन होती है, तो हो सकता है उस टाइम कोई बच्चा पैनिक कर जाए, क्योंकि वो Yes, sir, हाँ। ट्रिकी होते हैं। तो हमारे अगर आप एक क्वेश्चन सबसे पहले करो जो कि बहुत इजी, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, आपका जो मेंटल वो रहेगा एक, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद एमसीक्यू करना प्रेफर करे थे, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आप लास्ट में करने जाओगे तो मिस कर देते हो। बाकी वो मैंने बीच में इसलिए करी ताकि मैं उनमें ध्यान से अटेंड कर सकूँ। फिर ये सही बोल रहे हैं सर, बट ये कहता है कि एमसीक्यू में सर अगर अपन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, बहुत बार उससे अपने एमसीक्यूज 1-2 सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि सर कुछ ना कुछ हिडन रहती है चीजें। और वैसे वर्सा भी होता है कि जो एमसीक्यू में एक आंसर मिल जाए उसको अपन लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। वही तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या बट सोच रहे हो, शुरुआत तो हम दोनों यही है कि सबसे ऐसे क्वेश्चन से करो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग जो रहा बहुत है। बेस्ट आता है। तो स्पेशली कि सर एफएमएसएम और उसमें टैक्सेशन, क्योंकि सर 2 पेपर्स लिखने होते हैं अलग अलग। तो सर मैंने तो ये सर से भी ये बात हुई कि सर जो 15 नंबर का 10-15 का बड़ा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सर उससे जो टाइम लग गया, क्योंकि सर वो काफी लेंदी होता है। तो इजी होता है लेकिन लंदी होता है। होता है तो जो जो पहले जो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं 5 या 8 मार्क्स के, उनको पहले कर लो, देन उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन था उसको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है अक्षत, what are the 3 tips that you would like to give to a CA student who is starting his CA inter preparation? सर टिप्स तो सबसे पहले सर कंसिस्टेंसी। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, मतलब क्लास में रेगुलर रहना है। और क्लास में रेगुलर रहना सर, जो भले टेस्ट सर प्रिपरेशन ना हो पाए दो, और एग्जाम की मतलब मैंने तो दिसंबर एंड जनवरी में ही पढ़े थे। कहाँ से पढ़े थे? एसएम सोहा सर की जो वो थी 12 आवर का लाइव, 11 आवर का लाइव मैराथन, सर उस समय सर ऐसा लग रहा था कि सर एसएम तो करना ही पड़ेगा, और सर उससे अच्छा अल्टरनेटिव कोई दिख नहीं रहा था सर। तो उसके सर खुद उसके साथ फिर खुद की सेल्फ स्टडी, मतलब उसी समय याद कर रहा था मैं। सर पहले मेरे को किस समय ऐसा भरोसा था कि सर चैप्टर 4 जो अपना क्लास में हुआ था ना, काफी अच्छे से हो गया था वाला। कुछ कुछ चीजें सर अपन का बैच शिफ्टिंग में हो गई थी, बट चैप्टर 4 जो था ना सर टाइप्स ऑफ, चैप्टर 4 अच्छे से बहुत अच्छे से हुआ सर। मैं बाकी सर मेरे तो चैप्टर 5 छोड़ के गया था। मैं भी छोड़ के गया था, हमारा नसीब इतना अच्छा रह गया कि वो ऑप्शनल में ही आ गया 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 सर पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा था, और एक भी बार खुद से नहीं किया था ना एक भी बार, तो फिर वो ऐसा था कि टाइम वेस्ट लग रहा था कि अगर कर भी लिया एग्जाम में से नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैराथन में बच्चे थक भी गए थे लास्ट और में। सर वो लास्ट में मैराथन देख रहा था मैं चैप्टर 5 की, बाकी वो ऐसा लग रहा था कि उसमें भी सब थक गए थे। आप भी सर बट मैं तो सर आप थके नहीं थे सर। सर मैंने देख चैप्टर नंबर 4 पे हाथ जोड़ लिए थे। सर मैंने 1 2 3 4 सारे देखे थे, बाकी चैप्टर 5 मैंने कोशिश करी थी 2-3 बार कि चलो मैं ही थक गया हूँ, मैं ही थक जाऊंगा, बाकी फिर मेरे को समझ में आ गई चैप्टर सर 21st एग्जाम डे था ना, चैप्टर 4 मैंने उस दिन किया था सर। मतलब मुझे खुद पे उस समय इतना कॉन्फिडेंस था कि सर ने ये वाला चैप्टर तो अच्छा पढ़ाया था कि ये तो कर लूंगा मैं। ये वाला अच्छा पढ़ाया था कि ये वाला भी अच्छा? ये वाला बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो ये तो मैं कर लूंगा सर। बाकी ऐसे में सर बाकी चैप्टर 1 और 2 आपने पढ़ाए थे, बहुत अच्छे फिर उसके बाद हमारी बैच शिफ्ट हो गई थी, और उस 1 और 2 के कभी टेस्ट नहीं हुए हमारे, तो वो सर वो बहुत मतलब 1 साल हो गया था उसको पढ़े पढ़े। ठंडे बस्ते में चले। सर 2 तो मतलब मेरे को करते करते खत्म ही नहीं होना था। 2 भी 5 जैसा था, बाकी फिर भी एक बार क्लास में हो रखा था ना एक बार, तो फिर वो हो गया। बाकी 5 कभी क्लास में जो क्लास में नहीं होगा वो नहीं होगा इवेंचुअली। तो अक्षत, 3 टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू करेगा। और सबसे फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। तो शुरुआत से सर हो नहीं पाता है कि अपन शुरुआत से पूरा कंसिस्टेंट रहे सर, बट थ्योरी सब्जेक्ट स्पेशली ऑडिट और लॉ के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो, आधा घंटा रोज का, तो उससे कंसिस्टेंसी बना लो और खुद के नोट जरूर बनाओ। सेकेंड है कि सर थ्योरी सब्जेक्ट्स में नोट्स खुद के बनाना बहुत जरूरी है सर। टीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं सर वो अच्छे होते हैं सर, बट जो खुद का हैंड रिटन रहता है ना सर, वो याद जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ में खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, ऑडिट में भी समरी नोट्स बनाए थे मैंने, तो उससे काफी हेल्प हुई थी। थर्ड में ये बोलूंगा कि सर थोड़ा माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर जितना जल्दी ब्लॉकेज आता है ना सर माइंड में, कि सैचुरेशन बहुत जल्दी आने लगता है, क्योंकि सर कोर्स बहुत वास्ट है और तो फ्री करने के लिए सर फ्रेंड्स फैमिली का टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है सर। कहीं घूमने निकल जाओ सर, एक फ्री टाइम लेना बहुत जरूरी है। टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक विद डबल और एनर्जी। ज्यादा उल्टा अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि कभी हाफ एन आवर का ब्रेक गलत है, बट ले लो, वो तुम अपने आप कंपनसेट कर लोगे। Samat, give me 3 good tips
फॉर अ स्टूडेंट टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटरमीडिएट? सर सबसे पहले तो जैसा इसने कहा कि कंसिस्टेंट रहो। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, रोज पढ़ते हो, तो आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर बहुत कम आएगा, मतलब आएगा तो बाकी बहुत कम आएगा। और फिर सर मेरा ये मानना है कि जो 3 घंटे होते हैं एग्जाम्स के, वो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, मतलब वो बिल्कुल पूरे सीए इंटर से ज़्यादा मेन वो 3 घंटे होते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो पूरे साल भर मेहनत कर रहा है, बाकी उस 3 घंटे में अगर वो प्रेशर ले लेता है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ जाएगा जितना वो सोच रहा है उससे। बाकी अगर कोई बच्चा है जो कि भले ही कम पढ़ रहा है, बाकी वो 3 घंटे में कॉन्फिडेंट है और काम है, तो फिर उसका पेपर हो सकता है कि अच्छा चले जाए, उल्टा हो जाए। तो मैं एक तो कंसिस्टेंट का बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी दिखाओ। एक 3 घंटे पे रिलैक्स रहना, तुमने सब पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा हो तो भी कॉन्फिडेंट रहना वो कि 3 घंटे मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सर लास्ट में एक ये बोलूँगा कि जो रोज का काम है वो रोज खत्म करो, मतलब जो क्लास में चल रहा है उसको रोज खत्म करो, उसको टालो मत। क्योंकि सीए इंटर में अगर कोई तुम्हारा बैकलॉग हो गया तो वो लास्ट तक के भी तुम्हारा बैकलॉग ही रहेगा। क्योंकि कोर्स इतना वास्ट है कि तुम अगर एक चीज़ छूट जाती है, वो क्लास में नहीं होती तुम्हारी, या फिर किसी भी कारण तबीयत खराब होती है वगैरह, तो उसको उसी हफ्ते कर लो। अगर वो छूट गई ना तो फिर वो छूट ही जाएगी, वो फिर नहीं होती। सर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सर जो फर्स्ट रिवीजन है ना सर, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि सर 90% तो कर ही लो। क्योंकि सर जो फर्स्ट रिवीजन में होगा वही सेकंड रिवीजन में होगा। सर ये तो हमने भी सीख लिया कि कभी कभार अपन सोच लेते कि थोड़ा डिले कर लेते, सेकंड रिवीजन में इसको कवर कर लेंगे, बट वो चीज अच्छे से नहीं हो पाती। जो भले फर्स्ट डिवीजन हैज टू बी एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। थोड़ा 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लो, बट उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि जो फर्स्ट डिवीजन में कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, वो आप अगर आप सोच रहे हो कि सेकंड डिवीजन में कुछ नया पढ़ लोगे तो टाइम और कम रहेगा, और आप इवेंचुअली हो सकता है कि प्रेशर में आ जाओ, क्योंकि जो फर्स्ट में छोड़ दिया और सेकंड में भी छूट रहा है तो प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए फर्स्ट में और जो यूजुअली फर्स्ट में कवर हो जाते हैं वही एंड तक टिकता भी, आई थिंक सेकंड कवर। और वो बात भी है ना कि पहली चीजें हमेशा स्पेशल होती हैं, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो, कॉलेज का पहला दिन हो, तुम्हारे जीवन का पहला प्यार हो, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव दैट यू नेवर फॉरगेट। तो बहुत अच्छा लगा मेरे भाइयों तुम दोनों से बात करके, अक्षत और समर्थ, ऑल द रियली बेस्ट। तुम लोगों ने जिस तरीके से सीए इंटरमीडिएट में फोड़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सीए फाइनल के अंदर भी इसी तरीके से ऑल इंडिया रैंक लेकर के आओगे और अपने परिवार का नाम, अपने टीचर्स का नाम इसी तरह गर्व से लहराते रहोगे। और मैं यही विशेस देता हूँ तुम लोगों को कि इसी तरीके से आगे नए मुकाम को अचीव करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ेंगे। आई रियली वांट टू मेंशन कि अक्षत की तबीयत खराब थी, बहुत सारे टर्न्स और टर्मोइल से होकर वो गुजरा, एंड स्टिल ही सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक। और प्रेशर भी बहुत था क्योंकि ही क्लियर्ड सीए फाउंडेशन, और सीए फाउंडेशन में रैंकर था अक्षत बाय स्कोरिंग 359 मार्क्स फ्रॉम विद्योदय। और फिर सारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी थी, तो उसको अबाइड करके फिर AIR 49 लेके आना, दैट वाज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। समर्थ का मुझे वो इंसिडेंस याद है कि जब सीए इंटरमीडिएट की बैच शुरू में स्टार्टिंग में आई ही थी, जब समर्थ आया था और कहा था कि सर आप मुझे मेंटोर बना लो एंड गाइड मी, बस मुझे रैंक लेकर के आनी है और अच्छा परफॉर्म करना है, मेरा पर्टिकुलर टारगेट है। तो वो पूत के पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ समर्थ के साथ हुआ। सो ऑल द रियली बेस्ट गाइस, बढ़िया करो जीवन में और ऐसी ऑल इंडिया रैंक्स लेकर के आते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।